हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ओके स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लासेस में देखा था एक चार्ज बॉडी से दूसरे अनचार्ज बॉडी पे चार्ज कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, आज हम लोग देखेंगे ये जो चार्ज ट्रांसफ़र हो रखा है ऑलरेडी, इस चार्ज का प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये चार्ज जो ट्रांसफ़र होता है वो कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ को भी कैरी कराते हैं। ओके, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है कि इसका कुछ प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। अब स्टूडेंट, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है स्टूडेंट? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि जब भी हम लोग एक बॉडी, चार्ज बॉडी से दूसरे चार्ज बॉडी पे जब हम लोग चार्ज को ट्रांसफ़र करा रहे थे किसी भी प्रोसेस से, इधर वो फ्रिक्शन प्रोसेस था या फिर कंडक्शन प्रोसेस था या फिर इंडक्शन प्रोसेस था, तो उस प्रोसेस में जब चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जा रहे थे तो वो कैसे जा रहे थे? वो 1 बाई 1 जा रहे थे। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, वो पैकेट्स में जा रहे थे। मतलब एक चार्ज गया, 2 चार्ज किया या 5 चार्ज किया या 20 चार्ज या 5 लाख चार्ज गया, ठीक है। तो ये क्या था, एक पैकेट के फॉर्म में। मतलब सपोज मान लो कि एक लिफाफा है, एक लिफाफे में 50 चार्ज रख के डाल दिए, 2 चार्ज रख के डाल दिए, 5 लाख चार्ज रख के डाल दिए। तो ये ऐसे ट्रांसफ़र कर रहा था एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे थे। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है वो पूरा कंटिन्यूअस प्रोसेस में हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी चार्ज बॉडी पे अपीयर होगा वो कैसा है, तो पैकेट्स में अपीयर हो रहा है। और उसके बाद वो बॉडी पे क्या होगा, तो वो बॉडी के नेचर के अनुसार वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द इंटीग्रल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 10 लाख 50 लाख ऐसे करके। ओके, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है द चार्ज एग्जिस्ट इन द पैकेट्स रदर देन कंटिन्यूस अमाउंट। ओके, तो जब एक बॉडी से, सपोज मान लो कि बॉडी ए है और ये मेरा बॉडी बी है, तो बॉडी बी से अगर बॉडी ए में अगर चार्ज आएगा तो सपोज मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 50 इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसे ऐसे करके चार्ज आ रहा है। तो जब ऐसे ऐसे चार्ज आ रहा है तो किसी भी बॉडी पे चार्ज जो अपीयर होगा वो कितना होगा, तो क्यू इक्वल हो जाएगा, क्यू जो हम लोग क्या बोलते हैं, तो अमाउंट ऑफ चार्ज अपीयर ऑन एनीबॉडी। ओके, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस एनी क्यों लिखा स्टूडेंट? क्योंकि जो बॉडी चार्ज को लूज करता है या इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, यानी प्लस एनी हो जाएगा। और जिस बॉडी पे चार्ज जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, वो माइनस एनी हो जाएगा, ठीक है। और जो एन का वैल्यू होगा 0 1 2 अप टू सो ऑन ऐसे होगा, ठीक। इसका मतलब ये है कि अगर n इक्वल टू 0 हो गया तो यानी कोई भी चार्ज अपीयर नहीं हुआ, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज अगर उस बॉडी पे हो गया तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मिनिमम कितना चार्ज हो सकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर n इक्वल टू 1 होगा तो एक बॉडी पे मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये दिमाग में रखना होगा कि किसी भी बॉडी पे चार्ज कितना चार्ज अपीयर किया जा सकता है या प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, या तो वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। ओके, अब चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हमने यहाँ पे जो लिखा है वो सिर्फ क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड लिखा है चार्ज का। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव भी इसमें डाल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो n जो कि वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे वैल्यू के ले रहा है, तो इस सारे वैल्यू के क्या बोलते हैं, इंटीग्रल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसलिए n इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए अब ये जो चार्ज का अगर हम लोग इसका नेचर देखें तो चार्ज कितना होता है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर सपोज मान लो कि ये 1 इलेक्ट्रॉन है, नहीं तो 5 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, अगर कितना भी रख ले तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो चार्ज तो बहुत छोटा ही है ना, क्योंकि ये चार्ज का जो ऑर्डर है 10⁻⁻19 के ऑर्डर का। तो जब हम इसको कर्व पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो हमको एक कंटिन्यूअस कर्व टाइप का दिखाई देगा, क्योंकि हम इतने छोटे छोटे चार्ज को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इन थेरेटिकली हम लोग तो देख रहे हैं कि चार्ज 1 बाई 1 अपीयर हो रहा है, या एक पैकेट्स में अपीयर हो रहा है, या फिर इंटीग्रल मल्टीपल में है। लेकिन हम लोग क्वेश्चन बनाते समय हम लोग क्या कर देंगे, कंटिन्यूअस वेरिएशन भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जनरली हम लोग अधिकतर या मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में कंटिन्यूअस प्रोसेस लेके ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपको लिखने के लिए दे दिया जाए तो चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आपको ये लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वहाँ पे कंटिन्यूअस लिख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बनाने के टर्म में जब वैसा क्वेश्चन आएगा तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन करके हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। जब भी कोई भी चार्ज बॉडी पे चार्ज अपीयर होगा तो उसको कंटिन्यूअस प्रोसेस लेके हम लोग बनाते हैं जनरली, ठीक है। तो ये फर्स्ट
हमको समझ में आ गया। ये अभी आपको समझ में आएगा, जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे वहाँ ये कंटिन्यूस का मतलब समझ में आएगा। तो अभी आप इतना ही समझिए कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, फर्स्ट इसका प्रॉपर्टीज हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी हो गया कि चार्ज जो होता है वो कंजर्व होते हैं, ठीक है। सपोज अब चार्ज कैसे कंजर्व होते हैं भाई, तो मान लिया कि एक ऐसा सिस्टम है जो सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम में दो बॉडी दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे हमने दिखा रखा है कि यहाँ पे एक बॉडी ए दिया रखा है और दूसरा बॉडी बी दे रखा है। अब ये जो पूरा पैकेट है या पूरा जो बॉडी है वो कैसा बॉडी है, तो आइसोलेटेड बॉडी है जिसमें दो बॉडी है इंडिविजुअली। अभी दोनों का चार्ज कैसे है स्टूडेंट्स, तो देखो बॉडी ए पे 16 प्रोटॉन का चार्ज है और बॉडी बी पे 20 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो अब अगर हम लोग नेट चार्ज देखेंगे इस आइसोलेटेड बॉडी का, तो नेट चार्ज जो यानी नेट इनिशियल जो चार्ज होगा वो कितना होगा, तो टोटल चार्ज यानी चार्ज ऑफ ए प्लस चार्ज ऑफ बी। तो जब दोनों को देखेंगे तो 16 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन को तो से ख़त्म हो जाएगा, या फिर 16 इलेक्ट्रॉन 16 प्रोटॉन को खा जाएगा, बचेगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन की ही क्या हो जाएगा, इस टोटल सिस्टम का चार्ज हो जाएगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। यानी इनिशियली मेरा टोटल इस सिस्टम का चार्ज जो होगा वो 4 इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब यहाँ पे अगर इंडिविजुअली देखें तो इंडिविजुअली ए जो था मेरा पॉजिटिवली चार्ज था क्योंकि 16 प्रोटॉन था इस पर, और जो बी था वो निगेटिवली चार्ज था। अब इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, सपोज मान लो कि इस दोनों बॉडी को जो इस सिस्टम के अंदर है दोनों बॉडी को टच करा के रिमूव कराएंगे। अब यहाँ पे ये ध्यान में देना होगा कि ये दोनों बॉडी हमने आइडेंटिकल लिया है, ठीक है। तो जब आइडेंटिकल बॉडी है और टच और रिमूव कराते हैं तो सबसे पहले जैसे ही टच कराएंगे तो इसका 16 इलेक्ट्रॉन 16 प्रोटॉन को खा जाएगा, बचेगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, जब इसको रिमूव करेंगे एक दूसरे से तो वही 4 इलेक्ट्रॉन दोनों बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब ये है कि क्योंकि बॉडी आइडेंटिकल है तो 2 इलेक्ट्रॉन इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस कंडीशन में भी अगर ओवरऑल या नेट चार्ज देखें फाइनली, तो नेट चार्ज अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन है और इनिशियल चार्ज अभी भी पहले भी 4 इलेक्ट्रॉन था। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में जितना नेट चार्ज पहले था उतना ही उस आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज बाद में भी है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं नेट चार्ज या टोटल चार्ज जो होता है कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व होता है। लेकिन हम इंडिविजुअल एटम या इंडिविजुअल बॉडी के बारे में हम लोग ये नहीं कह सकते। कैसे, जैसे यहाँ पे देखो कि इंडिविजुअली यहाँ पे चार्ज ऑफ ए जो था वो पॉजिटिव था, चार्ज ऑफ बी नेगेटिव हो गया। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो चार्ज ऑफ ए नेगेटिव हो गया और चार्ज ऑफ बी भी नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग कहें कि क्या इंडिविजुअल चार्ज ऑफ बॉडी क्या कंजर्व होता है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते। वो कंजर्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे आप दिखाया, तो इसीलिए हमने यहाँ एक छोटा सा नोट्स लिख दिया है कि इट शोज दैट अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मे और मे नॉट बी कंजर्व। ये कंजर्व हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ओके। इसके थर्ड प्रॉपर्टी में चलते हैं। अब जैसे कि ये चार्ज जो अपीयर हुआ है वो अगर हम लोग कंडक्टर के केस में देख रहे हैं कि अगर सपोज मान लो कि कंडक्टर पे अगर चार्ज अपीयर हो रखा है, तब वो चार्ज कंडक्टर पे कहाँ पे रिसाइड करेगा, क्या वो कंडक्टर के अंदर चला जाएगा या कंडक्टर के बाहर रहेगा। तो इसमें आपको अभी ये सोचने वाली या समझने वाली बात ये है कि अगर कोई भी कंडक्टर ऐसे दे रखा है तो और इस कंडक्टर पे अगर हम कोई भी चार्ज को रखेंगे तो वो कंडक्टर पे चार्ज जो होगा वो उसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो कंडक्टर का क्या है, आउटर सरफेस है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर सरफेस। आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रहेगा। अब ये ऐसा क्यों होगा भाई, तो ऐसा अभी हम लोग समझ सकते हैं कि इसका एक कारण हो सकता है या होता है म्यूचुअल रिपल्सन। म्यूचुअल रिपल्सन हम लोग बोल सकते हैं। मतलब जैसे कि एक बॉडी पे या एक कंडक्टर पे एक सिमिलर टाइप का चार्ज अपीयर हो रहा है, तो क्योंकि सिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करेगा। जैसे कि हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़े थे, तो उसके हिसाब से क्या होगा कि ये चार्ज जो को एक दूसरे से दूर जाएगा। और दूर कब तक जाएगा, तो अपने एक्सट्रीमम सरफेस तक जाएगा, ऑप्टिमम सरफेस तक। तो ऑप्टिमम सरफेस इसका आउटर सरफेस ही होगा। तो उसके बाद ये तो इसको जाने का जगह मिलेगा नहीं, कि उसके बाद तो स्पेस आ जाएगा, रीजन है, मतलब तो वो जंप खुद से चार्ज जंप कर नहीं सकता जब तक उसको एनर्जी नहीं दिया जाए। तो इसलिए इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में ये हो सकता है कि म्यूचुअल रिपल्सन के कारण बॉडी क्या होगा, आउटर सरफेस पे जाके रहेगा। दूसरा कंडीशन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन क्या होता है, अभी ये आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर या थोड़े वीडियोज़ के बाद में आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन कंडक्टर के केस में ये होता है कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आप लोग वैसे जानते नहीं हो, लेकिन अभी समझ लो। तो हो सकता है 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़े होगे, तो आइडिया अगर है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, कुछ लेक्चर बाद हम लोग पढ़ लेंगे वो भी।
तो हम लोग ऐसे देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंडक्टर के अंदर वो क्या होता है, जीरो होता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, तो चार्ज के केस में ही होता है। जब चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में होगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होगा तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहाँ, चार्ज से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो चार्ज भी नहीं है। तो इसके कंडीशन में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन के कारण जो कंडक्टर के अंदर चार्ज जो होता है वो रिसाइड नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे जीरो होता है। यानी जो भी चार्ज होगा वो कहाँ पे चला जाता है, तो सरफेस पे चला जाता है। तो एक तो हो गया म्यूचुअल रिपल्सन और दूसरा हो गया तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन होता है जहाँ पे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो ये दो कॉज हो जाएगा, ये कॉज अभी हम आगे क्लासेस में देखेंगे और ये तो आपको अभी भी आइडिया लग रहा होगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि चलो भाई स्टैटिक चार्ज तो रिसाइड हो गया सरफेस पे, अब ये जब सरफेस पे आएगा तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा, इसको हम लोग जरा देखें। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर ए कंडक्टिंग सरफेस। तो जब कंडक्टिंग सरफेस पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो इसमें एक रूल के अनुसार करता है। कैसे रूल के अनुसार, तो कंडक्टर के शेप के अनुसार। अब ये कंडक्टर का शेप कैसा होता है भाई, तो कंडक्टर का शेप यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। अगर यूनिफॉर्म शेप होगा तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दिखाते हैं, इसको पहले हटा दें। ठीक है, जैसे मान लिया कि यहाँ पे हम एक स्फीयर लिया। अभी ये स्फीयर क्या है, यूनिफॉर्म सरफेस है। तो यूनिट सरफेस पर अगर हम इसमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा वो क्या होगा, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम है, ये यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे सरफेस पे, ठीक है। लेकिन जैसे कि ये इस वाले केस में आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से तरीके से देख लेते हैं। जैसे मान लिया कि ये मेरा वाला सरफेस हो गया। अब इस सरफेस में देखेंगे, अभी ये सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है। यानी हर एक पॉइंट में इसमें क्या है, हर एक पॉइंट में इसका जो लोकल एरिया या लोकल हम लोग अगर कर्वेचर देखें तो अलग अलग कर्वेचर है। कैसे भाई, तो यहाँ पे अगर हम लोग कर्वेचर देखें तो कर्वेचर यहाँ पे ऐसा है कुछ। तो मान लिया यहाँ पे एक कर्वेचर है, तो ये एक छोटा सा सर्कल ऐसा हो गया। ओके, यहाँ पे अगर कर्वेचर देखें तो ये कर्वेचर यहाँ पे ऐसा हो गया। ओके, यहाँ पे कर्वेचर देखें तो ये कर्वेचर कुछ ऐसा हो गया। ध्यान से समझते रहिए, ठीक है। ये और यहाँ पे कर्वेचर देखें तो ये कर्वेचर कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। कर्वेचर मतलब एक सर्कुलर आर्क जो बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है। ये सबसे शार्प या सबसे ग्रेटर कर्वेचर जो है वो क्या है, ये वो यहाँ पे है, ठीक है। ग्रेटर कर्वेचर का मतलब ये होता है कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, उस सर्कुलर कर्व का जो रेडियस होता है वो बहुत ही छोटा है। तो मान लो कि यहाँ पे R1 है और यहाँ पे R2 है, या फिर इसको R2 ले लेते हैं। ये R2 में है, ये R3 में है और यहाँ पे R4 में है। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि R1 इज़ लेस देन R2 इज़ लेस देन R3 इज़ लेस देन R4, और भी बहुत सारा हो सकता है। तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे छोटा होगा ना, वो सबसे ज़्यादा कर्वेचर का होगा। यानी ये जो है वो क्या हो गया, तो ग्रेटर कर्वेचर का हो गया। ग्रेटर कर्वेचर है इसके पास। तो ग्रेटर कर्वेचर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा, ठीक है। ग्रेटर कर्वेचर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा। तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, तो ग्रेटर कर्वेचर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज स्मॉलर। समझ में आ रही, यानी जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा उतना ही वो उसका जो कर्वेचर होगा ज़्यादा होगा। यानी
जो शार्प एज होगा ना या शार्प टर्न होगा, शार्प टर्न, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कम होगा और उसका कर्वेचर ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये होता है उस पॉइंट पे जब हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वहाँ पे चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जैसे मान लो कि हाईली डेंस होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे बहुत ही हाईली डेंस्ड है, यहाँ पे चार्ज जो हो रहा है बहुत ही हाईली डेंस्ड है, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे उससे थोड़ा सा, और यहाँ पे उससे थोड़ा सा, और यहाँ पे तो बहुत दूर दूर चार्ज है, यहाँ पे बहुत दूर दूर चार्ज होगा। आपको समझ में आ रही होगी बात। तो यहाँ पे ये वाला रीजन अगर देखोगे ना, ये वाला रीजन में सबसे हाईली डेंस्ड है, उसके बाद ये वाला रीजन, उसके बाद हाईली डेंस्ड है, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंगली है। तो आप लोग समझ सकते हो, मैं इसको हटा देता हूँ वैसे, ठीक है। तो आपको समझ में आ रही होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा या फिर जिसका कर्वेचर बड़ा होगा उसमें क्या होगा, उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, यानी ज़्यादा चार्ज वहाँ पे ज़्यादा रिसाइड करेगा। ओके, तो आई होप ये भी कि आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे इसको भी हम जब आगे जब चलेंगे, जब कंडक्टर का केस देखेंगे कैपेसिटर के केस के लिए, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसका प्रूफ भी देख लेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज लेस रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही सबसे ज़्यादा लाई क्यों करता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में हल्का सा भी बैक लैग कर रहा है तो पीछे जाइए और अच्छे से समझिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमको समझ में आ गया, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ। अब आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है या नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज क्या होता है स्टूडेंट? तो इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब होता है स्टूडेंट कि चार्ज किसी और भी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता। वो ये कौन से पैरामीटर है? तो ये स्पीड वाले पैरामीटर, जैसे कि हमने मास के केस में देखा था। क्योंकि चार्ज और मास मतलब ये बॉडी के ही एट्रीब्यूट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, तो कहीं ना कहीं दोनों में क्या होगा, सिमिलरिटी होंगे या डिसमिलरिटी होंगे। तो जैसे कि मास जो होता है वो स्पीड पे क्या होता है, डिपेंड करता है। जैसे जैसे स्पीड उसका चेंज होता है वैसे वैसे उसका मास भी चेंज होता है, रिलेटिव मास भी चेंज होते हैं। ठीक है, लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं है। अगर कोई पार्टिकल का स्पीड बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसका हो सकता है उसका मास चेंज कर जाए, लेकिन उस पार्टिकल का चार्ज कभी भी चेंज नहीं करता है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज जो है ना, वो डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। मतलब जो पार्टिकल अगर मूव कर रहा है वो उसके वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जबकि अगर हम लोग देखते हैं मास के केस में, तो मास के केस में ऐसा पॉसिबिलिटी होता है। ठीक है, तो मास के केस में ऐसा होता है कि मास जो होता है वो m इक्वल्स टू होता है m0 1/v²/c²। आपने पढ़ा भी होगा, ये रिलेटिविटी थ्योरम से निकल के आता है। ये रिलेटिव मास है, ठीक है, और ये m0 जो होता है वो रेस्ट मास होता है। m0 जो होता है वो रेस्ट मास है, रेस्ट मास। अब यहाँ पे आप वेलोसिटी क्या कर दोगे, देखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अगर लाइट के स्पीड के बराबर कर दोगे तो 0 हो जाएगा, यानी उस समय उसका जो मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक है, और m0 जो होता है वो उसका रेस्ट मास होता है। तो रेस्ट मास जो होता है हर एक पार्टिकल का अलग अलग होता है। तो अगर फोटोन के केस में देखें तो रेस्ट मास 0 होता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आपको आया होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, आगे में चलते हैं। यानी ये इनवेरिएंस ऑफ चार्ज आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या होता है कि चार्ज जो होते हैं वो स्केलर क्वांटिटी होते हैं। क्यों स्केलर क्वांटिटी होते हैं भाई? तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी इसलिए होते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करते हैं। ये अलजेब्रिक लॉ क्या होता है बच्चे? तो अलजेब्रिक लॉ ऑफ वहीं 1 + 1 = 2 वेक्टोरियल लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए चार्ज जो होता है वो क्या होता है, तो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो आई होप चार्ज के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ है यही सारे हैं। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जब जैसे ही चार्ज आ गए, तो अगर सराउंडिंग में चार्ज अगर अपीयर होंगे या चार्ज अगर रखा जाएगा तो वो चार्ज एक दूसरे पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे और इंटरैक्शन के अनुसार वो एक दूसरे से इंटरैक्शन फोर्स में आ जाएंगे। तो उसी इंटरैक्शन फोर्स को जो ऑब्जर्व किए थे वो किसने किया था, तो कूलम्ब्स ने किया था। और अब उनके ऑब्जर्वेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, तो उन्होंने बताया था कि अगर सपोज मान लो कि कोई भी Q1 और Q2 दो चार्ज है, ठीक है,
Q1 और Q2 दो चार्ज है और कहाँ पे है, तो ये सारा ऑब्जर्वेशन किए थे उन्होंने फ्री स्पेस में। मान लिया कि वैक्यूम के केस में अगर Q1 और Q2 दो चार्ज है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस r है, तो वो कैसे एक दूसरे को फोर्स लगाता है, कितने मैग्नीट्यूड के साथ फोर्स लगाता है, वो हम लोग देखते हैं। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। ओके, और दोनों को मर्ज करेंगे तो ये मेरा आएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 Q2 द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अभी अब जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जुड़ जाता है जिसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K। ठीक है, यानी ये मेरा क्या है, तो ये मेरा मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है कि अगर दो सराउंडिंग में या स्पेस में अगर दो चार्जेस रहेंगे तो दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कितना होगा, यानी दोनों चार्ज कलेक्टिवली इतना फोर्स क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, यानी सपोज मान लो कि ये फोर्स का वैल्यू 10 न्यूटन आएगा, तो 10 न्यूटन ये 10 न्यूटन फोर्स Q1 भी एक्सपीरियंस करेगा और 10 न्यूटन फोर्स Q2 भी एक्सपीरियंस करेगा। ओके, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। ओके, यहाँ पे हमने लिख लिया था मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो हमने यहाँ पे बोला था उसी को स्टेटमेंट पर हमने लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यूज़ हुआ है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिपेंड करता है कि इसको हम लोग कैसे यूनिट में डालते हैं, ये यूनिट के अनुसार ये चेंज करता है। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा है न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंड्स, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम टेकन। यूनिट जो भी हम लोग यूज़ करेंगे उसके अनुसार ये चेंज करता है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर SI यूनिट का बात करें तो K को फर्दर हम लोग निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब समझने वाली बात ये है, ये एप्सिलॉन जो होता है वो क्या होता है। खैर यहाँ पे K का जो वैल्यू होता है इसके कैलकुलेशन से आता है 8.988 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर। अब ओवरऑल इसको अगर हम, क्योंकि 8.9 बहुत करीब है 9 के, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि K का वैल्यू जो हम लोग यूज़ करेंगे किसी भी क्वेश्चन के लिए वो होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर। ओके, अब ये जो क्वांटिटी होता है बहुत ही बड़ा क्वांटिटी होता है। ठीक है, यानी अब इसका कोरिलेशन हम लोग देखेंगे धीरे धीरे आगे लेक्चर में। अब हमको समझने वाली बात ये है कि इसका जो वैल्यू इतना आया ना वो किसके कारण आया है, तो इसके कारण आया है, इस रिलेशन के कारण आया है। अभी इस रिलेशन में एक नया चीज़ है वो है E0, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस, या फिर परमिटिविटी कांस्टेंट। एप्सिलॉन को डायरेक्ट यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन को डायरेक्ट बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम या एनी बॉडी। ठीक है, एनी बॉडी या एनी मीडियम। ओके, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो फ्री स्पेस का परमिटिविटी कांस्टेंट है। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये परमिटिविटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। तो अभी आप इतना समझिए, परमिटिविटी कांस्टेंट वैसा फैक्टर होता है जो फैक्टर क्या करता है कि सराउंडिंग में उस चार्ज के द्वारा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होता है, तो या फिर जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी निकल रहा होता है वो उसको स्टोर करके रखता है उस सराउंडिंग में। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करके रखता है कौन, तो परमिटिविटी कांस्टेंट। ये एक इसका तरीका हो गया। दूसरे तरीका में हम ये भी बोल सकते हैं, वो अब तरीका भी नहीं पढ़े लेकिन फिर भी हम लोग अभी जान लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे। ये क्या करता है कि परमिटिविटी को हम लोग ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक मीडियम या कोई भी सब्सटेंस का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई मीडियम में, तो एप्सिलॉन या परमिटिविटी क्या करता है कि वो बताता है कि उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो जो मीडियम जो होगा वो कितना या कैसे पोलराइज होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। ओके, तो अभी सपोज अगर समझ में नहीं भी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग पोलराइजेशन देखेंगे कैसे ये मीडियम जो होते हैं वो पोलराइज कर जाते हैं। ये पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि हर एक, देखो कोई भी मीडियम अगर हम लोग देखते हैं ना, तो मीडियम में क्या होता है, कोई ना कोई पार्टिकल होते हैं। ठीक है, जो हमको समझ में आए या ना आए। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर एयर मीडियम, तो एयर मीडियम बहुत सारे गैसेस पार्टिकल है। ठीक है, अगर कोई भी सराउंड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई एनर्जी अगर आता है तो वो एनर्जी किसको डिस्टर्ब करता है, तो या किससे इंटरेक्ट करता है, तो उस मीडियम पार्टिकल से इंटरेक्ट करता है। ठीक है,
तो उसी मीडियम पार्टिकल को पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि उसके दो चार्जेस को अलग अलग कर देना है, प्लस को अलग कर देना है, माइनस को अलग कर देना है, ठीक है। तो यही होता है परमिटिविटी कांस्टेंट। क्या होता है, वो बताता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो उस मीडियम को कैसे या कितना पोलराइज कर दे। बस अभी तक हम इतना ही समझते हैं, आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे लेक्चर में वैसे वैसे जानेंगे, ठीक। अगर ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही होगी तो बस आप इतना ही समझिए कि परमिटिविटी कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये एनर्जी को क्या करता है, होल्ड करता है कोई भी चार्ज के कारण एक स्पेस में। बस चलिए अब हम लोग बात करते हैं चार्ज के फॉर्म की, या एक एग्जांपल देखते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन का जो भी चार्ज है उस पर हम लोग डिस्क्रिप्शन करते हैं। मान लीजिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्या होता है, अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, ओके, मैग्नीट्यूड में। अगर इसको यूनिटरी मेथड से देखें तो 1 कूलम्ब चार्ज का मतलब क्या होगा, तो 1 कूलम्ब चार्ज का मतलब होगा 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻19। अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन के टर्म में अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें तो ये आफ्टर कैलकुलेशन आता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 कूलम्ब का जो चार्ज है वो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर होता है। अब स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 कूलम्ब चार्ज इज हाउ ए बिग चार्ज, ओके, यानी बहुत बड़ा चार्ज होता है। देखो हमको ये सिर्फ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम इसका फीलिंग ले तो ये फीलिंग अभी हम लोग दिखा रहे हैं कि इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि 1 कूलम्ब चार्ज इज़ अ वेरी ह्यूज चार्ज। लेकिन अगर इसको मतलब आपको थोड़ा सा फील करना है तो क्वेश्चन से करते हैं। सपोज मान लो कि यहाँ पे आपको सराउंडिंग में 2 चार्ज दे दिया गया। सपोज मान लो कि यहाँ पे 2 चार्ज दे दिया गया और बोला गया कि चलो भाई इस चार्ज को तुमको क्या करना है, होल्ड करके रखना है, ठीक है। जैसे मान लो कि 2 चार्ज रख दिया है तुम्हारे हाथ में, दोनों चार्ज, अब बोल दिया गया है चलो इसको 1 मीटर के डिस्टेंस पर होल्ड करके रखना है, यानी चार्ज को इधर उधर भागने नहीं देना है। तो क्या तुम कैपेबल हो गए कि इस चार्ज को एक दूसरे की तरफ भागने नहीं दोगे या एक दूसरे से दूर भागने नहीं दोगे? तो देखो यहाँ पे जो टेकन चार्ज है वो 1 कूलम्ब का चार्ज है, और 1 कूलम्ब का चार्ज मतलब सिमिलर चार्ज। हम लोग जानते हैं प्रीवियस क्लास या फिर 10th में हम लोग ने पढ़ा था कि जब भी सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और डिसिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो क्योंकि ये दोनों सिमिलर चार्जेज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर होना चाहेंगे, ऐसे दूर होना चाहेंगे, लेकिन उसको क्या करना है, आपको होल्ड करके रखना है। तो यानी आपके पास उतना फोर्स चाहिए जो इस पे लगने वाले फोर्स, रिपल्सिव फोर्स को काउंटर कर ले। तो देखते हैं पहले इसका रिपल्सिव फोर्स कितना होता है, क्या हम उतना फोर्स इसको प्रोवाइड कर पाएंगे? ओके, तो इसका फॉर्मूला आप लोग को पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो हो जाएगा Q1 Q2/r²। तो अगर हम लोग इसमें वैल्यू डालेंगे तो ये मेरा आता है K1c × 1c/1 मीटर के स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आता है स्टूडेंट मेरा 9 × 10⁻9 न्यूटन। अब आप सोचो कि ये 9 × 10⁻9 न्यूटन जो फोर्स होता है वो कितना छोटा फोर्स है या कितना बड़ा फोर्स है? ये बहुत बड़ा फोर्स है, जो कि ह्यूमन के पास इतना कैपेसिटी है ही नहीं कि इतना फोर्स को वो क्रिएट करा दे। एज फॉर एग्जांपल इसको और थोड़ा सा समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक ब्लॉक रख देते हैं, ठीक है, और इस ब्लॉक का मास m = कितना ले लेते हैं, 100 kg ले लेते हैं। अब बोलते हैं कि चलो भाई उठाओ इसको। क्या तुम इसको उठा पाओगे? सपोज मान लो कि सरफेस पर रखा हुआ है, तो उठा पाओगे कब? जब तुमको इसके mg के से ज़्यादा फोर्स या इस कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो mg कितना हो गया? तो 100 × 10 यानी 1000 न्यूटन का फोर्स अगर तुम प्रोवाइड कर पाए तब तो इसको तुम ऊपर उठा लोगे, अगर नहीं कर पाओगे तो नहीं उठाओगे। तो जनरली अगर हमको बोला जाए तो हम तो नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि मेरे पास इतना एनर्जी नहीं है जो इसको फोर्स में कन्वर्ट करके इसको उठा ले, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1000 न्यूटन ही फोर्स जब हम प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो क्या 10⁻9 बिलियंस ऑफ न्यूटन फोर्स है, या क्या हम इसको प्रोवाइड करा पाएंगे? तो नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो जो देखने में बहुत ही छोटा लग रहा है, पॉइंट चार्ज 1 कूलम्ब लग रहा है, तो ये एक्चुअली ये ऐसा है नहीं, ये बहुत ही बड़ा चार्ज है, और इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है बहुत ही बड़ा फोर्स है। यानी हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो जनरली स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, यानी वो वीक फोर्स नहीं होगा, क्योंकि हम उसको काउंटर कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि ये मेरा पेन है, पेन को छोड़ेंगे तो ये अर्थ की तरफ जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स होता है। क्यों? क्योंकि इसको हम काउंटर कर रहे हैं। देखो हम मेरे पास इतना ताकत है, जितना हम इसको फोर्स में प्रोवाइड कर सकते हैं इसको हम उठा सकते हैं। लेकिन अगर वहीं चार्ज रहता तो फिर हम भी चिपक जाते अगर चार्ज रहते तो या फिर क्या होता है कि अगर दोनों हाथ में चार्ज रखे हुए हैं तो चार्ज क्या होगा, मेरे हथेली को छेद करते हुए क्या करेगा, चला जाएगा, भाग जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। कहने का मतलब ये।
इसको और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में हम कोरिलेशन देखते हैं कि आखिर कितना बड़ा होता है। चलो भाई 1000 गुना, 10,000 गुना, 50,000 गुना, क्या है इतना बड़ा होता है? तो चलो देख लेते हैं कितना बड़ा होता है। तो मान लिया कि एक क्वेश्चन से ही देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो मान लिया कि यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एन अल्फा पार्टिकल हैज़ मास गिवन, यहाँ पे है दिया हुआ है उसका चार्ज इतना है, चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के बराबर है। कंपेयर करना है कि उसमें जो इलेक्ट्रिक रिपल्सन और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उस दोनों का फोर्स में क्या है, ठीक है। तो जैसे कि हमने बता दिया है ऑलरेडी कि सिमिलर चार्जेस डिपेल करेंगे, डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। तो जब भी हम सराउंडिंग में फोर्स को अल्फा पार्टिकल रखेंगे, तो अल्फा पार्टिकल होता क्या है स्टूडेंट? तो हीलियम न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, तो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज से दिखाया है, ठीक है। और प्रोटॉन 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को दिखाया हुआ है। अब देखो, अब इसमें 2 टाइप का फोर्स लगेगा। एक टाइप का तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स लगेगा, यानी ये वाला अल्फा पार्टिकल इसको उधर फेंकेगा और ये वाला अल्फा पार्टिकल इसको इधर फेंकेगा। लेकिन ये तो रिपल्सन नेचर हो गया, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, यानी इस वाले चार्ज पार्टिकल को ये वाला इस वाले चार्ज पार्टिकल का जो मास है, इस मास को ये वाला मास अपने तरफ खींचेगा और इस वाले मास को ये वाला मास अपने तरफ खींचेगा। तो वहीं हमने जो Fg का फोर्स दिखाया है वो एक दूसरे के टुवार्ड्स दिखाया है, और Fe का फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखाया है वो एक दूसरे से दूर दिखाया है। अब ये दोनों को 1 बाई 1 देखेंगे तो अगर Fg निकालें तो Fg क्या होता है कि 2 मास के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो G टाइम्स m1m2/r² होता है। हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़े हुए हैं 9th क्लास में। इक्वल्स टू, अब G का वैल्यू 6 × 6.67 × 10⁻11 तो मास का स्क्वायर हो गया, क्योंकि m1 m2 सेम ही है जो गिवन है क्वेश्चन में। अब ये मेरा क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अगर यहीं हम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाले या इलेक्ट्रिक फोर्स निकाले तो बस वहीं Q1 Q2 चार्ज है तो K का वैल्यू 9 × 10⁻9 रख दिया, और Q1 Q2 तो सेम ही है, तो 3.2 × 10⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब दोनों को कंपेयर करना है तो एक दूसरे से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, Fe/Fg करेंगे। तो आफ्टर कैलकुलेशन ये मेरा आएगा लगभग यानी अप्रॉक्सीमेट 3.1 × 10⁻35। तो हम इंटरेस्टेड इस वाले पोर्शन को लेकर है कि अगर इसमें हम देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻35 टाइम्स है, यानी ये ट्रिलियंस टाइम्स ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो यानी हम बता सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक टाइप ऑफ फोर्स, और जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ फोर्स होता है या स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी हाई फोर्स या वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक फोर्स। ओके, चलो स्टूडेंट, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हमने देखा, अब ये फोर्स एक चार्ज पार्टिकल पे कैसे लगेंगे, और इसका वेक्टोरियल फॉर्म भी देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का या इलेक्ट्रिक फोर्स का, एंड उस पर क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम भी देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि क्या हो जाए, जो भी नीडफुल स्टूडेंट है उनके पास ये पहुंच पाए और वो अपना स्टडी बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।